अच्छा जी। स्कैटर प्लॉट्स क्या होते हैं भाई? पढ़े हुए? नाम सुना हुआ है? क्या होता है स्कैटर प्लॉट? हाँ, दो दो न्यूमेरिकल वैल्यूज के दरमियान प्लॉट जो होता है। अभी तो पिछले हमने प्लॉट किया था और जो बात पढ़ी थी वो क्या थी? बिटवीन टू कैटेगरिकल, कोई भी एक कैटेगरिकल वेरिएबल लेके हमने उसकी फ्रीक्वेंसीज के थ्रू क्या बनाया था? बार चार्ट बनाया था, या उसकी फ्रीक्वेंसी पे हमने परेटो डायग्राम बनाई थी या पाई चार्ट बनाया था। ठीक है, बट उस वक्त कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व था? कैटेगरिकल वेरिएबल इन्वॉल्व था। अगर हमारे पास न्यूमेरिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है, और उन न्यूमेरिकल फीचर्स तो हैं, इस वक्त स्कैटर प्लॉट के बारे में सोचेंगे हम कि यार इसका स्कैटर प्लॉट ही बनना चाहिए। न्यूमेरिकल डेटा तो है, आपके जहन में ख्याल क्यों कर आएगा कि मैं स्कैटर प्लॉट बनाऊं उसका? हाँ, कोरिलेशन देखने के। जब मैं दो वैल्यूज के दरमियान क्या कर रहा हूँगा? रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा होगा, तो फिर मैं उस वक्त सोचूंगा कि स्कैटर प्लॉट जो है वो डिफाइन करूं। ठीक है, या whenever you see a scatter plot, तो क्या नोटिस करेंगे हम? कोरिलेशन नोटिस करेंगे। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं फेयरली जिनको नहीं पता व्हाट इज कोरिलेशन? वन। तो जब मैं कह रहा हूँ कोरिलेशन देखेंगे तो आप लोग क्यों नहीं कह रहे सर ये क्या बला होती? यहाँ पे सबको पता है? नहीं पता ना, तो क्यों नहीं पूछ रहे हो? मना किया हुआ किसी ने? कोई सख्ती है पूछने पे? भाई एक बात अगर डिस्कस हो रही है और वो आपको नहीं पता, मैं उसको रेफर कर रहा हूँ, तो आप कहते हैं कि सर ये क्या चीज होती है कोरिलेशन? ठीक है, देखो वैसे तो ये बात आगे आएगी ही, लेकिन अभी स्कैटर प्लॉट की वजह से बता रहा हूँ कि हमारे पास, हम बाज दफा स्टडी करते हैं यूनिवेरिएट स्टडी, कि जिसके अंदर यूनिवेरिएट का मतलब होता है वन, किसी एक फीचर को या किसी एक वेरिएबल को स्टडी करते हैं। जैसे मैं आप सबके जेंडर्स को स्टडी करूं, आप सब, या फिर आप सबकी एजिस को स्टडी करूं, या आप सबके वेट को स्टडी करूं कि भाई वेट किसका ज़्यादा है किसका कम है, एवरेज कितना है। ठीक है, समझ रही बात? उसका मैं बॉक्स प्लॉट बना दूं कि भाई क्वार्टर लाइन क्या आ रही है। ये सब किसी एक चीज पर डिस्कस कर रहा हूं ना, किसके ऊपर? वेट के ऊपर, वेट को डिस्कस कर रहा हूं। या दूसरा कॉलम ले लो, चलो छोड़ो वेट को, छोड़ो भाई, सबकी सैलरीज का कॉलम ले लो, उसके ऊपर कोई डिस्कशन करूं, उसका डिस्क्रिप्शन निकालूं, उसको स्टडी करूं, मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, एवरेज कितनी है, मीडियन कितनी है, मॉड कितनी है। ये सब मैं एक वक्त में किस पे कर रहा हूं? एक कॉलम पे कर रहा हूं। तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवेरिएट स्टडी। बट जब दो कॉलम इन्वॉल्व होते हैं तो वो बाई वेरिएट कहलाता है। क्या कहलाता है? बाई वेरिएट। अब दो कॉलम जब स्टडी होंगे, तो अब क्या मैं दो कॉलम की स्टडी में कह सकता हूं कि दोनों कॉलम का मीन बताओ? एक अलग कॉलम है, एक अलग कॉलम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम क्या करते हैं, मीन मीडियन मॉड की बात करते हैं, तो हम कौन से वाले डोमेन में होते हैं? यूनिवेरिएट में होते हैं। हम किसी एक कॉलम की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम
स्क्यूनेस की बात कर रहे होते हैं, जब हम वेरिएंस की बात कर रहे होते हैं, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे होते हैं, तो हम किसी एक कॉलम की बात कर रहे होते हैं। ये बात समझ आ रही? बट जब हम किसकी बात करते हैं, कोरिलेशन की, एज और वेट, मतलब एज और सैलरीज को ले लूं और मैं ये स्टडी करूं कि जैसे जैसे बंदे की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी तनख्वाह भी क्या होती जाती है, मतलब कुछ भी होता है उसके साथ। तो अब मैं दो कॉलम्स को क्या कर रहा हूं, एक साथ स्टडी कर रहा हूं, ठीक है। लिहाजा ये स्टडी जो है वो क्या कहलाएगी, बाई वेरिएट स्टडी कहलाएगी, और इसके अंदर जो वेरिएबल्स हम स्टडी कर रहे होंगे वो डिफरेंट होंगे, वो मीन मीडियन मॉड नहीं होगा। बोलो। कंबाइन, देखो रिलेशन तो कंबाइन ही होता ना, अकेले आदमी का क्या रिलेशन होगा। जब दो बंदे, कंबाइन की जब बात कर रहा हूँ, रिलेशन की बात कर रहा हूँ, तो वो तो होगा ही ना मल्टीपल लोगों में, ठीक है ना। अकेले बंदे का क्या रिलेशन होगा। तो बात आपकी वही वाली, सिर्फ कह रहा हूँ कि उसको जरूरत नहीं है कि एक नया वर्ड देने की, रिलेशन ही रहने दो। तो रिलेशन की जब बात हो रही है तो बात होगी ही एक से ज्यादा में, अकेले का अकेले से क्या रिलेशन होगा, 100%। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या बोल रहा था मैं, कि जब मैं एज और सैलरी को स्टडी कर रहा हूं तो मेरे पास ये क्या होगा, यूनिवेरिएट स्टडी होगी। लेकिन मैं स्टडी क्या करूंगा एज और सैलरी में, कि भाई एज का मीन इतना है, कोई कंपैरिजन नहीं बनता। एज का मीन बहुत तीर मारा, 100 साल हो जाएगी। सैलरी जो है वो कहाँ होगी, उसके अलग स्केल है, इसका अलग स्केल है। स्केल से मतलब मिन मैक्स इसका अलग है, उसका अलग मिन मैक्स है। तो इनका इस तरह से यूनिवेरिएट तो स्टडीज की बनती ही नहीं। तो फिर हम क्या स्टडी करते हैं, हम इनके दरमियान रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं, रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में सबसे पहली चीज क्या आती है, इसको हम कहते हैं कोवेरियंस, और दूसरा क्या होता है, कोरिलेशन। को इसीलिए कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं को भाई, को फॉर कंबाइन, को फॉर कंबाइन रिलेशनशिप, ठीक है, एक से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप, ठीक है। अभी आएंगे इस पे लौट के हम। तो जब हम यहां देख रहे हैं ना, जैसे हमें ये नजर आ रहा है कि भाई ये यहां पर एक स्कैटर प्लॉट बना हुआ है। अच्छा, अब मैं वापस आऊंगा जब कोवेरियंस की बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा रिलेशनशिप कैसा होता है और खराब रिलेशनशिप कैसा होता है, सबको मीन मीडियन मोड पता है। कोई ऐसा बंदा है जिसको नहीं पता, नहीं पता, मुझसे बोलना यार, डरने क्या बात है, पता होता तो यहाँ क्यों आए थे। और एक को नहीं पता, बाकी को सबको पता है। चलो फिर आप ही लोग बताओ। मीन, तो मुझे नंबर आएगा वो क्या होगा, ये तो करो मीन होगा क्या। बात हर दफा बात वहीं पहुंच जाती है। हाँ, सेंट्रल टेंडेंसी होगी हमारे किसी डेटा का, क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, कि एक ऐसा पॉइंट जिसके इर्द गिर्द होंगे सारे पॉइंट, या उससे बिल्कुल जुड़े होंगे या उसके क्या होंगे, इर्द गिर्द होंगे। तो जिससे हमें पता चल जाता है कि ओवरऑल उसके अंदर डाटा जो है वो कैसा है, ठीक है। सिर्फ इंटरप्रिटेशन पे जोर दें, फार्मूले पे नहीं, ठीक है। कि आप सबको जमा किया, नंबर एन से डिवाइड कर दिए तो फार्मूला है। हमें हमारी क्या असम्पशन आ रही है, मैं कह रहा हूँ भाई आप सब की जो है ना, यहाँ जितने लोग जो जो पैसे कमाते हैं सबकी एवरेज तनख्वाह जो है 50,000 है। अब इसका मतलब क्या है, आप सिर्फ यही सोचते रहेंगे सबकी तनख्वाह जमा किया, सारे स्टूडेंट डिवाइड कर दिए, 50,000 आ गया, बस ठीक है। समझ क्या आ रहा है इससे, समझ क्या आ रहा है कि भाई जिसकी जो भी सैलरी है, पर अगर 50,000 रुपए उंगली रखूं तो सारी सैलरी जो है वो क्या होंगी, आसपास ही होंगी।
और जो दूर होंगी वो आउटलायर होंगी। ठीक है, वो ऊपर भी दूर हो सकती है और नीचे भी दूर हो सकती है। सही है। तो मीडियन क्या होता है? हाँ, मिड पॉइंट। तो मीन क्या होता है? मीन भी तो सेंटर पॉइंट था। हाँ हाँ, देखो मीन मीडियन दोनों जो है डेटा के क्या होते हैं? सेंटर पॉइंट होते हैं। दोनों क्या होते हैं? डेटा के सेंटर पॉइंट होते हैं। तो फिर दो क्यों होते हैं? अगर डेटा के अंदर हमारे सोते हुए चौधरी साहब ने जवाब दिया है, सही जवाब दिया है कि अगर डेटा में आउटलायर होते हैं तो मीन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में मीन जो है वो सही सेंटर नहीं होता। भाई आप सब लोग यहाँ बैठे हुए, ठीक है, आप सब लोग लाखों रुपए कमा रहे हो, सैलरीज आपकी लाखों हो, ठीक है, और हम दो तीन बंदे यहाँ पर हो जो चंद 100 रुपए कमा रहे हो, तो हमारी वजह से आपका मीन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम आउटलायर है। क्या हो जाएंगे? हम आउटलायर हो जाएंगे। तो अब जब, तो फिर क्या करें भाई? तो फिर हम क्या करते हैं? डेटा का क्या निकाल देते हैं? मीडियन निकाल देते हैं। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं यहाँ पर, ताकि ये बात जो है वो हमें समझ में आए। अभी बताता हूँ। अगर एक भी स्टूडेंट कह रहा है कि उसे वो बात नहीं पता है तो फिर हमें पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, इसलिए जिनको पता है वो परेशान नहीं होंगे। तो ये हमारा पुराना काम है। अच्छा, देखो ये हमारे पास डेटा, तवज्जो दें जरा इधर। हमारे पास एक डेटा है जो हमने लोड किया, ये वाला एम्प्लॉय वाला डेटा। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहे हैं भाई? कितनी वैल्यूज हैं जो, चलो यहीं से पूछता हूं। हमने यहां पर पढ़ी ना बहुत सारी वैल्यूज, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जरा बताओ इनमें से कौन कौन से कॉलम जो है वो क्वालिटेटिव है? सबसे पहले बताओ, सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर क्वालिटेटिव है? हाँ, कितने लोग कह रहे हैं यस? बस, सीरियल नंबर क्या है? क्वांटिटेटिव है। सीरियल नंबर जो है वो क्वालिटेटिव है, आईडी के तौर पे इस्तेमाल होता है। किसके तौर पे? आईडी के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा, एम्प्लॉय आईडी डेजिग्नेशन कैसा है? क्वालिटेटिव। डिपार्टमेंट, एज क्वांटिटेटिव, और सैलरी क्वांटिटेटिव। ठीक है, और अगर क्वालिटेटिव में बात करूं नॉमिनल और ऑर्डिनल की, तो जिन डेटा को आपने क्या कहा है? क्वालिटेटिव, ये वाला जो डेजिग्नेशन का कॉलम है ये नॉमिनल है या ऑर्डिनल है?
ऑर्डर कर सकते हैं नहीं कर सकते इसको? सबसे टॉप पे बड़ा डेजिग्नेशन आ सकता है नहीं आ सकता? हाँ आ सकता है ना। तो ये ऑर्डिनल है या नहीं है? तो न्यूमेरिकल नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू बट कैन बी सॉर्टेड, इसको सॉर्ट किया जा सकता है। ऐसा ही है कि सबसे बड़ा डेजिग्नेशन बताया आमतौर पे क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, तो इसको सॉर्ट किया जा सकता है। अकाउंट, ये जो डिपार्टमेंट का कॉलम है ये कैसा कॉलम है, नॉमिनल या ऑर्डिनल? ये नॉमिनल है, क्योंकि किसी डिपार्टमेंट को किसी डिपार्टमेंट पे प्रायोरिटी नहीं हो सकती, ठीक है ना। हाँ एक डिपार्टमेंट होता है तो तनख्वाह देने वाला होता है, उसकी सवाल वगत कर रहे होते हैं यार, टाइम पे करवा देना यार, जैसे है ना। एचआर तो पोस्टमैन होता है बस। अच्छा देन ये बात क्लियर हो गई सबको। नाउ अब मैं यहां पर कहता हूं कि भाई ये क्या करना है, मुझे मीन निकालना है। कौन से कॉलम का मीन निकालूं, डेजिग्नेशन का? जाहिर है यूनिवेरिएट स्टडी होगी, कौन सा कॉलम ले रहा हूं मैं, एज का। एज का कॉलम मैंने यहां पर लिया, डेटा है ना ये एज का कॉलम सिलेक्ट हो गया। मैं इस पे क्या कर सकता हूं भाई, मीन निकाल सकता हूं। कितनी एज आ रही है भाई, 34.29। तो क्या मेरे डेटा में कोई आउटलायर वैल्यूज मुझे नजर आ रही है? हाँ नहीं नजर आ रही। वैसे हम क्या कर लेते हैं इसका, हमने पहले भी ये काम किया हुआ था शुरू में। क्या किया हुआ था भाई, क्या कर दे, इंपोर्ट, इंपोर्ट तो हमने किया हुआ है, क्या क्या इंपोर्ट किया हुआ है, यहां मैं दोबारा इंपोर्ट कर लेता हूं। इंपोर्ट, ठीक है, SNS डॉट, मैं यहां पे कह देता हूं क्या कर दो भाई, बॉक्स प्लॉट कर दो, किस डेटा के ऊपर, एज के ऊपर। तो कोई आउटलायर नजर आ रहा है इसमें? कोई आउटलायर हमारे पास नहीं है। तो इन दिस केस हमारा मीन जो है वो सही रिप्रेजेंटेशन है किसकी, सेंटर की। मीन जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो एज के कॉलम का इन दिस केस सही सेंटर बता रही है, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा सैलरी में आ जाते हैं, SNS डॉट बॉक्स प्लॉट डेटा डॉट यहां आउटलायर नजर आ रहे हैं। अच्छा अब देखते हैं यहां पर कि डेटा डॉट सैलरी डॉट मीन कितना आ रहा है। मीन आ रहा है 97,000 विच इज नॉट कंसिडर्ड एज द ट्रू सेंटर। ये सही सेंटर नहीं है हमारे डेटा का। क्यों क्यों नहीं है सही सेंटर? क्योंकि मेरा डेटा का प्लॉट मुझे कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, आउटलायर वैल्यूज इसके अंदर जो है वो शामिल है। तो फिर सही सेंटर क्या होगा? अब हम क्या निकालेंगे, मीडियन निकाल लेंगे। तो क्या कहेंगे भी, डेटा डॉट सैलरी डॉट मीडियन, ठीक है, कितना आ गया भाई, 90,000, ठीक है। ये मीडियन निकलता कैसे सबको पता है? ये मीडियन कैलकुलेट नहीं होता, सिर्फ अरेंज होता है। सारे डेटा को हम क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं, और अगर ऑड नंबर होते हैं, जैसे 101 डेटा पॉइंट्स हैं, तो 50 इधर और 50 इधर, बीच में कौन सा पॉइंट आ जाएगा, 51। 51 इंडेक्स कहां आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, बल्कि 50वां होगा अगर 0 से शुरू होगा। तो अब वो 50वीं वैल्यू जो भी होगी वही क्या होगी, मीडियन होगी। इन दिस केस हम चेक करें क्या,
तो भाई ये सैलरी जो है, मैं क्या करता हूँ इसको, मैं यहाँ पर करता हूँ डेटा डॉट सैलरी डॉट वैल्यूज, ये मेरे पास एरे के तौर पे आ गई। ठीक है, क्या आ गई, नंपाई एरे के तौर पे आ गई है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सॉर्ट कर देता हूँ, डॉट सॉर्ट। कैसा सॉर्ट कर दूं, कैसा भी कर दो, असेंडिंग में डिसेंडिंग में कोई मसला नहीं, किसी से भी कर दो। अच्छा, उसने परमानेंट सॉर्ट कर दिया वहां पर। अब ये परमानेंटली, क्योंकि सॉर्ट का ये मेथड जो है ये इन प्लेस वाला है, तो इसने वहां भी डेटा में भी क्या कर दिया होगा, तो वहीं से जा रहा है, सॉर्ट हो गया। अब ये कितनी वैल्यूज है हमारे पास भाई, 17। कितनी वैल्यूज है, 17 में 8 इधर और 8 इधर, 9th वैल्यू इंडेक्स की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए हमारे पास, लेकिन NaN जो है वो शामिल नहीं होगा। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज हो गई, 15 वैल्यूज हो गई, 0 से शुरू है ना। 15 में से फिर 7 इधर हो गई और 7 इधर हो गई, 8वीं वैल्यू क्या होगी हमारा, मीडियन होगी। कितनी आ रही है भाई, 8वीं वैल्यू क्या होगी हमारा, मीडियन होगी, 8वीं वैल्यू। क्लियर हुई बात। तो इसलिए वो डायरेक्ट हमें क्या दिखा रहा था वहां पर, 90,000 जो है वो दिखा रहा था। ये बात क्लियर हुई सबको। देखो मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ जिनको नहीं पता, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि क्लास भी खत्म हो जाए फिर भी बोले नहीं पता, तो कोई फायदा नहीं है। हाँ भाई, हाँ, अगर अगर यहाँ पर ऐसी वैल्यूज है कि मैं आधी इधर करूं आधी इधर करूं तो पूरी चली जाए, बीच में कोई बचेगी नहीं। यानी जैसे मेरे पास 100 वैल्यू होती, 50 इधर करी और 50 इधर करी, तो बीच में तो कुछ आएगा ही नहीं उसके। तो फिर उस वक्त जो है मॉड जो है वो एक नहीं दो होंगे। यानी फिर हम क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, 49 इधर 49 इधर और 50 और 51 दो वैल्यू मॉड होगी, और उन दोनों का भी फर्दर क्या ले लेंगे हम, मीन ले लेंगे या एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो बच जाएगा। ये बात क्लियर हुई सबको, हाँ, इस तरफ सही। नेक्स्ट, तो वापस यहां आते हैं, मीन मीडियन। मॉड क्या चीज होती है भाई, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अगर हमारा डेटा कब निकालेंगे मॉड, कैटेगोरिकल की सूरत, जब हमारे पास डेटा नॉन न्यूमेरिकल होगा, ऑर्डिनल होगा या नॉमिनल होगा, क्वालिटेटिव होगा, कैटेगरिकल होगा, तो फिर जाहिर है मैं उसका मीन मीडियन मोड तो नहीं कर सकता। एक आधे मेल है आधे फीमेल है, अब मीन क्या निकालो है, आ जाएगा कुछ। अब ऐसे कैटेगरिकल की सूरत में हम क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे कि जो ज्यादा रिपीट हो रहा है वो डाटा डालते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकली जब हम काम कर रहे होते तो हम और ज्यादा रिफाइन कर रहे होते, ठीक है। जब मैं एवरेजिंग करने जा रहा हूं तो मैं देखता हूं यार जिस बंदे की मेरे पास सैलरी मिसिंग आ रही है, अगर वो सैलरी है, तो फिर अगर मैं एवरेज निकालूं या मीडियन भी निकालूं तो तब भी वो सैलरी सही फिट नहीं हो रही होती। आप जब जनरली चेक करते हैं क्या सैलरी बनी है, ऐसी तो हो ही नहीं सकती यार। फिर क्या करें, जैसे एक आदमी की सैलरी 10,000 रुपए है, एवरेज में आ रही है 1.5 लाख रुपए, तो आप बोलेंगे नहीं, फिर अभी दी नहीं है ना। अब फिर क्या होगा, हाँ, फिर क्या होगा, आप कहेंगे मॉड निकाल लो, मीडियन निकाल लो। चलो मीडियन खींचा तो 1,20,000 आ गया, लेकिन फिर भी नहीं बन रही उसकी 30-40 हजार वाली जो उसकी। तो अब मुझे ये कैसे पता चल रहा है कि उसकी तनख्वाह इस रेंज में होगी, कैसे पता चल रहा है, उसका डेजिग्नेशन देख के। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं अगर मीन निकालूंगा या मॉड निकालूंगा तो मैं डेजिग्नेशन पे पहले ग्रुप बाय करूंगा,
और अपने डेजिग्नेशन लेवल के बराबर के लोगों की क्या करूंगा, फिर उसका मीन निकालूंगा। ठीक है, ताकि कंफर्म हो सके भाई ऑफिसर लेवल का है, मैनेजर लेवल का है, क्लर्क लेवल का है, जूनियर लेवल का स्टाफ है, उनके उससे कंपैरिजन में क्या करेंगे, हम सैलरी जो है वो निकालेंगे, उसकी मीन निकालेंगे। दोबारा दबा दो। वह स्क्यूनेस, क्या ढूंढने के लिए स्क्यूनेस में जाता हूं? हाँ, अब हर दफा आउटलायर नहीं भाई। हाँ, आसान सवाल में बात करो, किस साइड पे डेटा ज्यादा है? बेसिकली होता क्या है, हम ये देखना चाहते हैं स्क्यूनेस के अंदर कि ज्यादातर डेटा, ज्यादातर लोग या ज्यादातर डेटा पॉइंट्स वो हमारे मीडियन वैल्यू से, मीन वैल्यू से बड़े हैं या कम साइड पे आ रहे हैं। क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ डेटा पॉइंट या अमाउंट ऑफ पीपल, जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई एवरेज आ रहा है 1 लाख, समझ रहे हैं? सिंपल, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, एवरेज आ रहा है 1 लाख। अब मसला ये है, मैं जरा ये तो देखूं कि 1 लाख वाले लोग हैं कितने, कितने लाए कर रहे हैं जो 1 लाख एवरेज के इधर है या 1 लाख एवरेज के इधर है। पता चला जी वो तो 1,000 में से सिर्फ 150 लोग हैं जो हाई रेंज सैलरी में है, क्योंकि वो ज्यादा लोग हैं लिहाजा उनको आउटलायर नहीं कहा जा रहा। लेकिन उनकी वजह से क्या हुआ, इस बात को समझ लो मैं क्या कहता हूं। देखो हमारे पास, अगर मैं स्कैटर में प्लॉट में बात करूं तो हमारे पास क्या सीन होगा कि भाई ये जो है ना, ये हमारे पास क्या है, एक मीन लाइन है। ठीक है, मीन लाइन। अब जो पॉइंट्स है भाई, मीन से जो बहुत दूर होता है वो क्या होता है? अच्छा, ये बहुत दूर क्यों दिखेगा आपको? क्योंकि ये इसके आसपास कोई नहीं होगा यार, वो कहेंगे वो अकेला खड़ा है दूर। लेकिन अगर इसके आसपास और भी लोग आ जाएं और बाकी पॉइंट्स यहां पर हो, तो अब ये आउटलायर ट्रीट होगा क्या? अब ये नॉर्मल के अंदर आ गया, अब ये नॉर्मल के अंदर आ गया। इन्हीं की वजह से, इन्हीं की वजह से मीन जो है वो कहां चला गया, यहां चला गया। इन्हीं की वजह से मीन यहां से कहां आ गया, यहां आ गया। अब जब मीन यहां पर आ गया तो पता चला भाई नीचे तो पूरी खेप खड़ी है 900 लोगों की, सिर्फ इन चंद एक की वजह से क्या हो रहा है, मीन जो है वो ऊपर गया हुआ है। इन चंद लोगों की वजह से, इन चंद लोगों की वजह से मीन कहां गया हुआ है, ऊपर गया हुआ है। तो अब जब स्क्यूनेस में उसको देखूंगा तो मुझे नजर आएगा कि भाई मीन से बड़े तो चंद ही लोग हैं, या कम जो है वो चंद ही लोग हैं। लंबे ज्यादातर रेंज ऑफ पीपल कहां लाए कर रहे हैं, कम में। कम में अगर उल्टा कर ले तो हो सकता है ज्यादातर लोग जो है कहां लाया कर रहे हो, ज्यादा में लाया कर रहे हो।
तो स्क्यूनेस से हमें ये नजर आता है। और फिर अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहे होते हैं, डाटा में बात कर रहे होते हैं, तो फिर हम स्क्यूनेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डाटा को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं स्क्यूनेस जो है वो क्या हो जाए, बिल्कुल बेल शेप्ड हो जाए, मीन सेंटर में आ जाए, 50% लोग इधर हो और 50% लोग इधर हो जाए। समझ रहे बात? वो हम जब नॉर्मलाइजेशन में काम करेंगे। तो अब स्क्यूनेस प्लॉट जो है वो कैसे करेंगे? यस, कहां से आवाज आई? हाँ, कहाँ हो? हाथ तो खड़ा करो। हाँ, अच्छा देखो, हमने बात की यहां पर कि ये बात हमने यहां से की कि ये मीन जो है जेन्युइनली ये होना चाहिए, लेकिन दूर एक पॉइंट मौजूद है जिसकी वजह से मीन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर ये एक ही पॉइंट होता है तो हम इसको या तो डिस्कार्ड कर देते हैं कि हम इसको कंसीडर ही नहीं करते, जिसकी वजह से मीन हमारा यही रहता है। लेकिन अगर ऐसे कई पॉइंट्स हो जाएं, क्या हो जाए, ग्रुप ऑफ लोग जो है वहां लाई कर रहे हैं, क्लस्टर वहां भी नजर आ रहा हो आपको, तो फिर वो हमारे पास आउटलायर ट्रीट नहीं होगा। जैसे अगर मैं कोई इसका वैसे ही ग्राफ दिखाऊं, ये वाला क्या है, ये तो आउटलायर है, सही है ना? कोई ऐसी इमेज नजर नहीं आ रही जिससे अच्छे समझ में आ जाए। चलो ठीक है। तो अब क्या है, जब ये बहुत सारे हो जाते हैं, जब ये बहुत सारे हो जाते हैं तो फिर ये आउटलायर जो है वो नहीं रहते। लेकिन जब बहुत सारे हो जाते हैं तो इनकी वजह से मीन कहां जा रहा होता है, वो बजाहिर सही भी आ रहा होता है और बॉक्स प्लॉट में भी नजर नहीं आ रहा होता, बॉक्स प्लॉट में भी नजर नहीं आ रहा होता क्योंकि रेंज बढ़ चुकी होती है। तो लेकिन अगर मैं किसी इंडिविजुअल को उठा के चेक करता हूं कि यार इसकी सैलरी या कोई भी पैरामीटर, तो पता चलता है यार वो तो एवरेज से बहुत दूर है, बॉक्स प्लॉट में भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन किसी एक बंदे की एक डेटा पॉइंट को, एक रिकॉर्ड को उठा के चेक करता हूं तो पता चलता है ये तो एवरेज से बहुत दूर आ रहा है, यार ये क्या चक्कर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, यस, हाँ, स्कैटर प्लॉट से, ठीक है, इसीलिए तो यार ये प्लॉट बनाया हमने बॉक्स प्लॉट पे। अब मसला ये है कि फिर हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि ठीक है यार, अब इसका मतलब ये है कि किस बार कोई ऐसी सिचुएशन जरूर बड़ी है जिसकी वजह से मीन क्या हो चुका है, ऊपर हो चुका है, और वो हमें बजाहिर वैलिड मीन भी लग रहा है। तो फिर जब इसका स्क्यू प्लॉट करते हैं तो स्क्यू प्लॉट हमें बताता है कि ये मीन यहां शिफ्ट हुआ है और अकॉर्डिंग टू वैल्यूज मीन सही भी है, लेकिन ऐसे लोग हैं बहुत थोड़े, ज्यादा लोग क्या हैं, कम वाले ही हैं, ज्यादा लोग जो है वो कम वाले हैं, जिस तरफ भी झुका है। तो स्क्यूनेस राइट स्क्यू भी होता है, लेफ्ट स्क्यू भी होता है, और तीसरा कौन सा होता है, जीरो स्क्यू। ठीक है, कि इसमें डेटा जो है वो क्या होता है, बराबर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो कब इस्तेमाल करेंगे, हाँ, जब आउटलायर तो आ रहे हो, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल रिकॉर्ड को जाके देखें तो इंडिविजुअल रिकॉर्ड जो है वो सेंटर से क्या हो रहा हो, दूर नजर आ रहा हो, हमें फील आ रही हो कि दूर आ रहा है, तो फिर हम देखते हैं कि वहां पर जो है ना, यकीनन ये वाली गड़बड़ जो है वो जरूर इसके अंदर नजर आ रही है। ठीक है, तो
राइट या पॉजिटिव स्क्यूनेस लुक लाइक द कर्व इन द ग्राफ। ये राइट स्क्यूड है, पॉजिटिव स्क्यूड है। लेफ्ट यानी मींस दैट आउटलायर्स आर टू द लेफ्ट। यूजुअली यू विल सी, सो हम फार्मूला एक्सेल में भी लगा सकते हैं स्क्यूनेस निकालने के लिए, और हम प्लॉट भी कर सकते हैं। तो हम प्लॉट करके देखें स्क्यूनेस को प्लॉट में। चलो ठीक है, स्क्यूनेस प्लॉट करने के लिए क्या करूं यार? हाँ, यस, राइट टू लेफ्ट हो। जब सेंटर बीच में आ रहा होगा, टॉप के एज के यूं आ रहा हो सेंटर, दोनों तरफ बराबर डेटा नजर आ रहा होगा। देख लेते हैं इसका ग्राफ। केडी कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर, 0 स्क्यूड प्लॉट कैसा दिखेगा हमारे पास। ठीक है, अब ये डेटा है लाइक दिस, ये नजर आ रहा है। प्रॉपरली बेल शेप्ड कर्व जो है वो नजर आएगा हमारे पास। ठीक है, नॉर्मल, नो स्क्यू, पॉजिटिवली स्क्यू और नेगेटिवली स्क्यू। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास कैसा स्क्यूड नजर आ रहा है? ये नॉर्मल स्क्यूड नजर आ रहा है। अच्छा, हम इसको क्या करते हैं, इसका बार प्लॉट्स बना के या हिस्टोग्राम बना के हम क्या करते हैं, उसका केडी फंक्शन चलाते हैं, जो उसको कर्व को स्मूथ करके हमें स्क्यूनेस दिखाता है, डायरेक्ट नहीं दिखाता। मैं प्लॉट करता हूं अपने कोई एग्जाम्पल मिल जाए। ये असल में याद नहीं आ रहा ना इसका, CSNS डॉट KD प्लॉट फंक्शन किस पे लगाना था हमने? डेटा डॉट सैलरी है ना, याद। ठीक है, कैसा है ये? राइट स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यूड है या जीरो है? हाँ, ये हमारा 90,000 वाला कितना दिखाया था इसने डेटा डॉट सैलरी पे? 97 दिखाया था ना, थोड़ा आउटलायर भी था उसके अंदर, तो इस वजह से यहां पर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जो है उसने दिखाया है। चलो, अच्छा भाई, वेरिएंस क्या चीज होती है? किससे? वेरिएंस and standard deviation are measures of dispersion of sets of data points in the mean value around its mean value। देखो, जो हमारे पास हमने क्या क्या देखा अभी? मीन देखा, मॉड देखा, मीडियन देखा। ये सब लोग हमें क्या बता रहे थे?
कि डेटा कहां कन्वर्ज हो रहा है। क्या बता रहे थे? डेटा कहां किस एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, यानी उसका मीन क्या हो रहा है, ऐसे ही था। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात है किसकी? डेटा डिस्पर्जन की, कि डेटा फैला हुआ कितना है। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? कन्वर्जेंस नहीं, बल्कि डिस्पर्जन। क्या? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में हम क्या देखते हैं? डिस्पर्जन में हम पढ़ते हैं वेरिएंस। क्या वेरिएंस क्या चीज है? किसी को पता है? मीन पॉइंट से डेटा जो है वो कितना वेरी कर रहा है। जैसे मैं यहां से निकालूं, फॉर एग्जाम्पल कोई स्कैटर प्लॉट लूं, ये प्लॉट ले लेता हूं। देखो ये प्लॉट लिया मैंने, ठीक। अगर मैं इस प्लॉट की मीन वैल्यू फॉर एग्जांपल अपने पास से अभी ऐसे ही प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है, वो ये हो जाती है। सही है, ठीक है, थोड़े से कर दें क्रिटिकल। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है? मीन मीन ये आया, मीन वैल्यू ये हमने एक लाइन मार दी। अब क्या है भाई? मीन लाइन से इसका डिस्टेंस कितना है, कितना दूर है, ये 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 कितना और ये कितना दूर है। इनका जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हम ये सारे डिस्टेंस निकालते हैं, D1 D2 D3 D4 D5 D6 7 8 9, ठीक है, 9 के 9 डिस्टेंस निकालते हैं। बता रहा हूं, हम 9 के 9 डिस्टेंस निकालते हैं D1 से लेकर D9 तक, और उसका एवरेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस निकाल रहा हूं ये क्या है? वेरिएंस। तो हमें जो कैलकुलेट करके फॉर्मूले में नजर आता है वो सारे डेटा पॉइंट्स का क्या होता है? मीन वेरिएंस होता है। क्या होता है? मीन वेरिएंस होता है, ठीक है। अगर अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डेटा पॉइंट का वेरिएंस मालूम करना होगा तो मैं क्या करूंगा भाई? सिर्फ एक ही पॉइंट का उसकी मीन से क्या कर लूंगा? डिस्टेंस निकाल लूंगा। इससे क्या पता चल रहा है मुझे कि मेरा डाटा कितना स्कैटर्ड है। क्या पता चल रहा है? कितना ज्यादा स्कैटर्ड हो रहा है, यानी मीन से कितना ज्यादा दूर हो रहा है। वैसे होना क्या चाहिए? करीब होना चाहिए, दूर होना चाहिए? हाँ, होना क्या चाहिए? करीब होना चाहिए। हाँ, हम्म। अच्छा, एक सवाल वैसे ही हम करते हैं। एक इदारा है जहां आपको जो है ना जॉब करनी है। क्या करनी? आप स्टैट्स निकालते हैं वहां की, कि वहां जो 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी एवरेज अर्निंग पर मंथ की, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कितनी है? 90,000। 90,000, ठीक है। क्या करेंगे आप? ज्वाइन कर लेंगे? जल्दी बताओ। अभी सैलरी है खाली मेरे पास, मीन तो बता दिया ना, एवरेज चल रहा है 90 है।
अच्छा चलो दूसरे दूसरे सिनारियो में आ जाता हूँ, शायद ये सवाल मैंने पूछा होगा। आपके पास 10 लाख रुपए है, ठीक है, कितने? 10 लाख रुपए हैं आपके पास, 1 मिलियन रुपीज है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? और इन्वेस्ट करते वक्त आप देखते हैं 5 कंपनीज का पोर्टफोलियो। कौन सी कंपनीज का? 5 डिफरेंट कंपनीज का पोर्टफोलियो देखते हैं। एक कंपनी फॉर एग्जाम्पल एक साल में उसने 70,000 रुपए ऑन एवरेज प्रॉफिट दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। दूसरी कंपनी ने 80,000 दिया है, तीसरी कंपनी 90,000 दिया है, चौथी ने 95 दिया है, पांचवी ने 1 लाख रुपए दिया है। किस में इन्वेस्ट करेंगे? एक वक्त में एक बताओ ना। हाँ भाई, जो कंसिस्टेंट होगी और हाँ दूसरा, दूसरी मिसाल, अभी जवाब पे आते हैं। एक खिलाड़ी है, ठीक है, एक खिलाड़ी है, वो 10 मैच खेलता है, 10 मैच खेलता है और उसने 10 मैच खेल के 200 रन बना लिए, ठीक है, और उसने उसमें एक सेंचुरी भी मारी हुई और एक 50 भी। और एक खिलाड़ी है जिसने 10 मैचेस खेले हुए हैं और हर मैच में जो है 20-30 रन स्कोर किए हुए हैं। कौन सा वाला खिलाड़ी चूज करेंगे आप? हाँ, अच्छा देखो, अब बात यह है कि आप एवरेजिंग पे फैसला नहीं कर रहे, यही मसला है। देखो एवरेज तो ये आ रहा है, समझो जरा, इधर आ जाओ, एवरेज तो ये आ रहा है भाई, लेकिन लेकिन फ्लक्चुएशन कितनी है? कभी कम। भाई एवरेज प्रॉफिट तो कह रहा है कंपनी 1 लाख रुपए दे रही है, लेकिन वेरिएंस कितना आ रहा है एवरेज से? वेरिएंस जो है ना एवरेज से क्या आ रहा है भाई, यहां से कभी इतना भी प्रॉफिट चला गया है, जब हाई गया है तो उतना ही कहां गया है, लो भी गया हुआ है। तो अब आप तैयार हैं रिस्क लेने के लिए? अब आप जब यूं देखेंगे तो फिर आप बोलेंगे यार अब एवरेज तो आ रहा है, लेकिन अब अगले लम्हे क्या होने वाला है? ऐसी सूरत में क्या करेंगे भाई? अगले लम्हे में आप क्या हो सकते हैं? हार्ट अटैक का शिकार भी हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप झट से जो है ना आपके 10 लाख जो है ना सुबह उठे तो 20, 18 लाख, 19 लाख हो जाए, ये भी हो सकता है। अब ये क्या चीज है? दिस इज व्हाट के वेरिएंस क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। वेरिएंस क्या हो रहा है? तो इस तरह इन्होंने बात की कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अराउंड मीन। अगर ये 70,000 रुपए दे रही है कंपनी, लेकिन अब आप श्योर हैं कि भाई ये 70,000 के अराउंड तो मुझे मिलने हैं, तो वो जो खिलाड़ी है जिसने एक सेंचुरी मारी, एक 50 मारी है और 10 मैच खेल के 200 रन बनाए, उसका चांस है, वो चल गया तो फिर सेंचुरी मार देगा, नहीं तो वनडे भी जा रहा है ना। बाकी 8 मैचों में तो 150 रन तो उसके दो ही मैचों में, बाकी 8 मैचों में उसने क्या किया हुआ है? 2-3 2-3 4-5। और एक दूसरा खिलाड़ी है जो 20-30 20-30 40-35 रन बना रहा है, तो ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा? जो कंसिस्टेंसी के साथ एक प्रॉपर जो है उसके बारे में आप श्योर है कि यार ये तो 30-40 तो दे ही देगा, और इसके बारे में ये चला तो चांद तक, वरना ठीक है। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? हाँ, वेरिएंस का अंडर रूट ले लें, हाँ, वेरिएंस का अंडर रूट लें, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। और
नेगेटिव खत्म करने के लिए, ठीक है। ये तो पढ़ा भी था हमने पहले यार। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन इटसेल्फ डिराइव फ्रॉम वेरिएंस, जो वेरिएंस होता है। अब वेरिएंस के अंदर हम क्या देखते हैं कि भाई ऊपर है तो प्लस है, नीचे है तो ऊपर है तो प्लस है, नीचे तो माइनस, ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस। अगर हम इन सब को क्या कर लें, सम कर लें, तो ये इफेक्ट जो है वो क्या आएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। लिहाजा हम इसको क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, ताकि तमाम वैल्यूज जो है वो क्या हो जाए, पॉजिटिव के अंदर जो है वो आ जाए। एक और बात है अभी मेरे जहन से निकल रही है, विच इज मोर टेक्निकल ऑन दिस, अभी आ जाएगी, बताना चाह रहा था अभी एकदम। हाँ, वो स्क्वायर तो उसके फार्मूले में होता है, फिर खत्म करने के लिए हम जो है ना उसको अंडर रूट लगा लेते हैं। वो तो वही बात है ना, अगर एक वैल्यू जब 3 थी, एक -3 थी, मैंने स्क्वायर करके उससे क्या कर लिया है, प्लस प्लस करके 9 कर लिया है, तो बाद में रूट लो दोबारा क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कोवेरियंस, कोवेरियंस क्या होता है, जब वेरिएंस में हम बात कर रहे हैं, समझो जरा, वेरिएंस में हम क्या कर रहे हैं भाई, कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो अपनी मीन वैल्यू से कितनी दूर हो रही है, ठीक है। लाइक दिस, ये हमारा मीन वैल्यू है, तो हमारा डेटा पॉइंट जो है ये मीन वैल्यू से कितना दूर हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। लेकिन जब हम बाईवेरिएट स्टडी करते हैं, यानी दो वेरिएबल एक साथ स्टडी करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं भाई, हम वेरिएंस नहीं निकालते बल्कि कंबाइंड वेरिएंस निकालते हैं, यानी कोवेरिएंस निकालते हैं। ये बताता क्या है मुझे, ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, हमारे केस में फीचर्स। ये दो फीचर्स के दरमियान क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है, डिपेंडेंसी बताता है। हाँ, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को तो कहते हैं। अच्छा, कोवेरिएंस क्या करता है भाई, सब सुन रहे हैं, ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टू फीचर्स या टू वेरिएबल्स। जिस तरह मैंने शुरू में बात की, एज और सैलरी के दरमियान रिलेशनशिप, या एक्सपीरियंस और सैलरी के दरमियान रिलेशनशिप। जब आपका एक्सपीरियंस कम होता है तो सैलरी भी क्या होती है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है सैलरी भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और कोई मिसाल, इससे अभी आते हैं कोरिलेशन पे, आते हैं, बताता हूं जी। हाँ हाँ, अब जब दो रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बेसिकली, तो ये रिलेशनशिप कैसे हो सकते हैं, जिसे हम आम जबान में क्या पढ़ के आए हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या पढ़ा था इसके बारे में हमने, भाई एक डायरेक्टली में क्या होता था भाई, कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी
जैसे एज और एक्सपीरियंस और सैलरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक गिरेगी तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, ये कौन सा रिलेशनशिप है, ये भी डायरेक्ट ही है। बट अगर एक क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी और दूसरी कम होगी तो ये क्या है हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक कम होगी और दूसरी बढ़ेगी तो ये भी हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कोवेरिएंस हमें क्या बता देता है, ये रिलेशनशिप बता देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं यहां पर आता हूं कोड के अंदर, यहां हमारे पास क्या है भाई, एज है और सैलरी है। मैं इनके दरमियान क्या निकालता हूं, कोवेरिएंस निकाल लेता हूं, ठीक है। क्या कहता हूं भाई, डेटा डॉट एज और इसके दरमियान मैं कोवेरिएंस निकाल लेता हूं किसका, डेटा डॉट सैलरी का। कितना कोवेरिएंस आ रहा है, इससे क्या इंटरप्रेट करूं मैं, अगर मैं रिलेशनशिप को देखना चाह रहा हूं तो कोवेरिएंस में आने वाली वैल्यू जो है ना, वो मेरे लिए किसी काम की नहीं है। वैसे ये नहीं कह रहा कोवेरिएंस किसी काम का नहीं है, कोवेरिएंस की जो नंबर आ रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं रिलेशनशिप स्टडी करना चाह रहा हूं तो इस वक्त मेरे लिए नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये साइन इंपॉर्टेंट है। ये साइन अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब इसके दरमियान कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। इसके दरमियान कैसा है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास कोई और वैल्यू है नहीं, हाँ है क्या हमारे पास, चलो अब देखो इतनी बात तो पता चल गई, समझना जरा इस बात को। कोवेरिएंस ने मुझे ये तो बता दिया कि इनके दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा कितना, बस ये बता दें नेगेटिव है। हमने कहा एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी, तो कितनी बढ़ाऊं कितनी होगी। आप, मैंने कहा भाई जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, तुमने सवाल कर दिया आगे से, कितना एक्सपीरियंस बढ़ाऊं तो कितनी सैलरी बढ़ेगी, क्या कितना एक्सपीरियंस बढ़ाऊं तो कितनी सैलरी हो जाएगी। अब इसका जवाब कहां से था, हमने अपने ऑफिस के बाकी लोगों को देखा कि जैसे जैसे उनकी एक्सपीरियंस बढ़ रहा था, एज बढ़ रही थी, सैलरी क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी, यानी पॉजिटिव रिलेशन था। हमने कहा चलो ठीक है, जैसे हमारी भी एज बढ़ेगी वैसे तनख्वाह बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अब मैं बैठ के सोच रहा हूं, अगर मैं आज 19 साल का हूं तो जब मैं 30 साल का होऊंगा तो मेरी सैलरी कितनी होगी। अब ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, हाँ नहीं। अब वहां पर, अच्छा यहां एक मजे की बात यह है कि वेनेवर आप जाएं और यहां पर लिखें कोवेरिएंस और कोरिलेशन, क्या क्या लिखें, कोवेरिएंस और कोरिलेशन। अगर हम इसको बाय डेफिनेशन देखें तो हमें एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन covariance indicate the direction of the linear relationship between variable while the correlation note the strength and the direction of the relation। यहां पर एक वर्ड आगे कौन सा, स्ट्रेंथ। अब देखो यहां पर, अब मैं यहां पर क्या काम करने जा रहा हूं, डेटा डॉट एज डॉट कोरिलेशन डेटा डॉट सैलरी, क्या आ गया भाई, डायरेक्शन तो नेगेटिव है, लेकिन यहां जो वैल्यू आई है ना वो हमें उसकी स्ट्रेंथ भी बताती है। क्या बताती है, स्ट्रेंथ बताती है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं,
कहाँ जाना है? न्यू कराची? अब पुराने में रहो, क्या जरूरत न्यू जाने की है? घर वहां पर है? तो नया कराची में कुछ नया भी है या सब तुम्हारी तरह है? तुम ही नए हो? अबे भाई कोई ले जाना है इसको न्यू कराची, है कोई जाने वाला? नाजमाबाद छोड़ दे, कोई करीब करीब छोड़ दे कहीं। गुरु बंदर, लालू खेत, टीनट्टी। देखो ये छोटी तस्वीर नजर आ रही, पूरी आनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। कोई भी नहीं है भाई। जी जी। इंटीग्रेशन और वो जो है ना, वो फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट दिस कम्युलेटिव एरिया अंडर द कर्व आता है ना बेसिकली, तो वो कुछ और देगा हमें, अभी बताता हूं। देखो भाई, ये आ गया हमारे पास चार्ट कि भाई समझो जरा, समझो इधर। कोरिलेशन, कोरिलेशन की जो वैल्यूज आती है ना, वो -1 से लेके +1 की रेंज में आती है। कहां से कहां तक आती है? -1 से लेके +1 तक आती है। अब उस -1 और +1 से हम क्या इंटरप्रेट करते हैं? हम ये कहते हैं कि भाई अगर -1 वाली साइड पर है, यानी नेगेटिव साइड पर है, और -1 से -8 के दरमियान आ रही है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। कैसा मतलब? सही है, कहेंगे क्या इसको कि जब एक चीज कम होगी तो दूसरी भी बहुत ज्यादा क्या होगी? नेगेटिव रिलेशनशिप है, बढ़ेगी। एक चीज कम होगी थोड़ी सी तो दूसरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नेगेटिव रिलेशनशिप है ना, एक चीज में थोड़ा सा कम करूंगा, दूसरा बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इसी तरह ये कह रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। ये जब इस रेंज में वैल्यू आएगी कि भाई 6 से लेके 8 तक, 0.6 से लेके 0.8 तक, तो अभी भी क्या होगा? नेगेटिव तो है, एक चीज कम होगी, लेकिन दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, अब वो क्या होगी? ज्यादा बढ़ेगी। बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? ज्यादा बढ़ेगी। और जब यहां पर आ जाएंगे मॉडरेट, तो हम क्या कहेंगे भाई? एक चीज कम करने से दूसरी चीज बढ़ेगी, बढ़ेगी। ठीक है। और तीसरे वाले में एक चीज कम करने से दूसरी चीज थोड़ी बहुत बढ़ेगी। और आखिरी वाले में 0.1 से लेके 2 तक में वेरी वीक नेगेटिव, यानी एक चीज जब कम होगी दूसरी चीज मामूली सी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। तो यानी कि अब अगर आपका कोरिलेशन आ गया, आपकी सैलरी वाले से जिन्होंने कहा कि भाई, आपने कहा भाई ठीक है पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो अब मैं जो 30 साल का हो जाऊंगा, आप मेरे पास आ गए कमरे में, सर जी मेरी तनख्वाह बताएं कितनी होगी 30 साल में, मैं नौकरी करूंगा मैं नहीं करूंगा। हैं जॉब पे जा रहे हैं, पहले ही पूछ रहे जल्दी बताओ, आज तो इतनी देर है और 30 साल बाद तो आपको जवाब मिलता है बेटा, जब आपकी उम्र थोड़ी सी बढ़ेगी तो सैलरी थोड़ी सी बढ़ेगी, आपकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ेगी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, आपकी उम्र बहुत बढ़ जाएगी तो सैलरी भी बहुत बढ़ जाएगी। सर ये बहुत बहुत में क्या करोगे? समझ रहे बात? तो कोरिलेशन के साथ मसला यही है, कोरिलेशन जो है स्ट्रेंथ बताता है। क्या बताता है?
स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है ना। क्या बताता है? स्ट्रेंथ बताता है। अम्मा पूछेंगे ना बेटा कैसी है वो, तो क्या बोलोगे? बहुत प्यारी, दिल से आने के लिए बहुत अच्छी है। तो वो आपके जो बहुत है ना, उसी से स्ट्रेंथ पता चलती है, उसी से क्या होगी? स्ट्रेंथ पता चलती है कितनी अच्छी है। फिर अम्मा क्या बोलेंगे? बेटा वो तो आएगी तो पता चलेगा कौन अच्छा। ठीक है, अब मसला ये है, वापस आओ इस तरफ, क्वांटिफाई कैसे करेंगे कि सर जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा तो भैया मुझे बताओ कितने हजार कितने लाख होगी भाई, क्वांटिफाई करके बताओ। बहुत सारे लाख होगी, बहुत सारे हजार होगी, ये नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ तो भाई तो कोवेरियंस इज द मेजर ऑफ ज्वाइंट वेरिएबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल्स, तो कोरिलेशन इज द आल्सो द मेजर ऑफ द ज्वाइंट वेरिएबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल्स। दोनों एक ही चीज है, लेकिन जो आउटपुट आ रहे हैं वो हमें कुछ और अलग अलग इंटरप्रिटेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए क्वांटिफाई करने के लिए वी विल यूज रिग्रेशन, कि x की वैल्यू इतनी बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू इतनी आउटपुट में आएगी। क्वांटिफाई करेंगे इसको, खैर वहां पर पढ़ेंगे हम। हाँ, इन दोनों में कोवेरियंस और स्ट्रेंथ का डिफरेंस है, और जो वैल्यूज आ रही है मुख्तलिफ जगहों पे कोवेरियंस इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ जगहों पे कोरिलेशन इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, यूज केस है उसके। सरकार में तो ऐसे ही होता है, सरकारी लोग ज्यादा मेहनत क्यों नहीं कर रहे होते? मतलब मैं बिला वजह मेहनत करूँ, तनख्वाह तो मेरी सबके साथ ही गवर्नमेंट अनाउंस करेगी 10% तनख्वाह बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी, तो मुझे एक्स्ट्रा बर्डन लेने की क्या जरूरत है भाई? मैं क्यों आगे बढ़ बढ़ के काम करूं, मैं क्यों नई चीज ईजाद करूं, मुझे क्या जरूरत है? तो अब ये गवर्नमेंट सेक्टर अगर रिवाइव हो जाए कि नहीं भाई ये नहीं करना है, वहां परफॉर्मेंस अप्रेजल लोन सारी सिर्फ प्रमोशन में होता है, सैलरी में नहीं होता, सैलरी सबकी बराबर होती है।